हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका दांगी है और आप मेरे चैनल टारगेट एमपीपीएससी विद प्रिया पर हैं। हम एमपीपीएससी का जो न्यू सिलेबस है उसका जो पेपर सेकंड है उसमें पॉलिटी वाला पोर्शन कवर कर रहे हैं और इसमें हमारा टॉपिक चल रहा है मूल अधिकार। मूल अधिकार में जितने भी अनुच्छेद थे वो हमने सारे देख लिए। भाग 3 में संविधान का जो मूल अधिकार के नाम से जो भाग है उसमें हमने सारे अनुच्छेद अच्छे से देख लिए। उसमें क्या क्वेश्चन बन सकते हैं ये भी हमने देख लिए। उसमें 200 शब्द का बनेगा तो क्या बनेगा, 3-3 नंबर के बनेंगे तो क्या बनेंगे, और 50 शब्द का आंसर बनेगा तो क्या बनेगा। अब हमारे 2 क्वेश्चन और बन सकते हैं इसमें से। एक बन सकता है मूल अधिकारों की विशेषताएं, इसी में आ सकता है महत्व, या इसी में आ सकता है उपयोगिता। मतलब एक ही आंसर से हमारे 3 आंसर कवर हो सकते हैं। ठीक है, इसमें विशेषताएं पूछेगा तो भी हमको वही लिखना है, महत्व पूछेगा तो भी वही लिखना है, और उपयोगिता पूछेगा तो भी वही लिखना है। एक क्वेश्चन बन सकता है मूल अधिकारों की आलोचना। ये आलोचना शब्द से एमपीपीएससी को कुछ ज्यादा ही लगाव है, तो ये तो आ ही सकता है, और ये 200 शब्द में आ सकता है ना। 50 शब्द में भी आ सकता है लेकिन 200 शब्द में भी आ सकता है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन अब हम कवर कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और रहता है मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्वों में अंतर या तुलना। तो इसको हम जब नीति निदेशक सिद्धांत पढ़ लेंगे तब करेंगे, क्योंकि फिर आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इस मूल अधिकार के बाद अगला टॉपिक हमारा नीति निदेशक तत्व ही है, तो अब हम जब उसको पढ़ेंगे तब हम इस क्वेश्चन को पूरा करेंगे। ठीक है, हमारा पहला टॉपिक ये है मूल अधिकारों की विशेषताएं, महत्व या उपयोगिता। ये आंसर 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 50 शब्द में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 50 शब्द के लिए हमारे पास 5 पॉइंट हो वो सफिशियंट है। वैसे तो यदि जो भी लिखूंगी इनका महत्व अब जो भी होगा, आप क्योंकि पूरे मूल अधिकार पढ़ चुके हो तो अब आपको इजीली समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी हम थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते चलेंगे। ठीक है, समानता व सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय की आधारशिला रखता है। आधारशिला रखते हैं समानता। अनुच्छेद 14 से 18 तक हमें समानता के अधिकार दिए हैं। सामाजिक न्याय, किसी भी प्रकार के भेदभाव से, किसी भी आधार पर, किसी भी प्रकार से, चाहे जाति हो, धर्म हो, किसी भी आधार पर भेदभाव से रोक रहे हैं। छुआछूत से पर प्रतिबंध लगा रहा है कि भाई आप किसी से छुआछूत का व्यवहार नहीं करोगे, है ना। यानी कैसा सामाजिक न्याय दे रहा है उनको, जो जो पिछड़े वर्ग हैं या वंचित वर्ग हैं या जो जातियों के आधार पर जो भेदभाव होता है उनसे छुआछूत की जा रही है, उन्हें क्या समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, उन्हें सामाजिक न्याय सुनिश्चित कराया जा रहा है। ठीक है, कि आधारशिला रखते हैं। दूसरा है व्यक्ति के सम्मान। व्यक्ति के सम्मान व स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के रक्षक होते हैं।
सम्मान, छुआछूत का अंत कर रहे हैं, सबको सम्मान पूर्वक, किसी भी प्रकार से, वही सेम चीज है कि किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं होने दे रहे हैं, सबको सम्मानपूर्ण जीवन दे रहे हैं। स्वतंत्रता, हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं अनुच्छेद 19 में, ठीक है। तो उनके क्या होते हैं, रक्षक होते हैं, क्योंकि यदि राज्य इनको लागू नहीं करेगा तो हम न्यायालय में जाके इन्हें लागू करवा सकते हैं। तो वही चीज है। अच्छा, ये दोनों पॉइंट लिख लीजिए, ये मैं मिटा देती हूँ। बोर्ड क्या थोड़ा छोटा है, एक तो शुरुआत थी तो मैंने सेटअप उतना ज्यादा बड़ा रखा नहीं है, आगे जरूरत पड़ी तो हम रख लेंगे। वैसे ठीक ही है ना, बिल्कुल क्लास जैसी फीलिंग आती होगी, लिखते जा रहे हैं और इससे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होती जाएगी, जो मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। थर्ड है भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि। छवि को बल प्रदान करते हैं। भाई, हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म का आचरण करने की, प्रचार प्रसार करने की, उसके अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी। ये हमसे अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 25 कहता है। किसी भी व्यक्ति पर जो धर्म की अभिवृद्धि के लिए जो भी आगम है, उनमें किसी भी तरह का कर नहीं लगाया जा रहा है, उन्हें अपने धार्मिक संप्रदायों की या धार्मिक संस्थाओं के प्रशासन की स्वतंत्रता दी जा रही है ना। तो मतलब राज्य किसी भी विशेष धर्म को सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो सबके लिए समान व्यवस्था कर रहा है, सभी धर्मों को अपने प्रचार प्रसार और मानने की स्वतंत्रता दे रहा है। यानी हम क्या है, धर्मनिरपेक्ष हैं, क्योंकि राज्य किसी एक विशेष धर्म को तो बढ़ावा नहीं दे रहा है ना, वो तो सभी धर्मों के लिए स्वतंत्रताएं दी है। तो ये धर्मनिरपेक्ष छवि भारत की जो है उसको बल प्रदान करता है, क्योंकि मूल अधिकारों के रूप में सबको अपने धर्म का प्रचार प्रसार, मानने, आचरण करने की स्वतंत्रता दी है, ठीक है। अगला देखते हैं। ये लोगों को प्रशासनिक व राजनीतिक प्रणाली में भाग लेने का अवसर प्रदान करते हैं। ठीक है भाई, लोग, आपके अधिकार हैं, राज्य उनमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस तरह से प्रशासनिक और राजनीतिक प्रणाली में लोगों को भाग लेने के लिए अवसर दे रहे हैं। एक फिफ्थ पॉइंट देख सकते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करते हैं। भाई, जब लोगों को राजनीतिक प्रशासनिक प्रणाली का भागीदार बना रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, लोकतंत्र की स्थापना कर रहे हैं, है ना। लोकतंत्र की स्थापना कर रहे हैं, लोगों का शासन हो रहा है वहां पे, है ना, क्योंकि लोगों को अपने अधिकार मिले हुए हैं, वो प्रशासनिक प्रणाली में के लिए जागरूक हो रहे हैं, राजनीतिक प्रणाली के लिए जागरूक हो रहे हैं, मतलब लोकतंत्र मजबूत बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करते हैं। हमारे 5 पॉइंट हो गए, जो कि सफिशियंट है 50 शब्द की। इसमें आप शॉर्ट करके 3 नंबर का भी लिख सकते हो, कोई 3 पॉइंट लिख देना, आपका 3 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। 50 शब्द के लिए 5 पॉइंट सफिशियंट है। यदि 200 शब्द में आता है, वैसे इसकी कम गुंजाइश है 200 में आने की, हाँ 50 में आ सकता है, लेकिन 200 शब्द में आता है तो इन्हीं पॉइंट की हेडिंग बना के, और आप ऐसा क्यों कह रहे हो इसमें, है ना, तो उसके बारे में एक्सप्लेन कर देना, तो आपका ये 200 शब्द में हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है कि मूल अधिकारों की आलोचना, ठीक है।
आलोचना किन किन आधारों पर की जा सकती है, ऐसे मैंने 7-8 पॉइंट यहां लिख दिए हैं। आप यदि चाहें तो इसे इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं 50 शब्दों में, या थ्योरी के हिसाब से भी थ्योरी भी लिख सकते हैं इन्हीं पॉइंट को बना के, या पॉइंट में लिख सकते हैं, या थ्योरी में इकट्ठा लिख सकते हैं पैराग्राफ के रूप में। जैसा आपको सही लगे आप वैसा करिए। हो सकता है आप मुझसे भी अच्छे से प्रेजेंट कर लें। मेरा तरीका ये है, यदि मैं इसे 200 शब्दों में लिखूंगी तो हो सकता है मैं पूरे पॉइंट पहले लिख दूं, एक प्रस्तावना लिख दूं, पूरे पॉइंट पहले लिख दूं और उसके बाद इनकी थ्योरी लिख दूं, या हो सकता है कि इनके पॉइंट में अंदर डिस्क्राइब करते चलूं, है ना। तो जिस हिसाब से आपको सही लगता है प्रेजेंट करने का तरीका आप प्रेजेंट करना। चलिए देखते हैं क्या क्या आलोचना है, आलोचक इनकी किन किन आधारों पर आलोचना करते हैं। पॉइंट यही हो जाएंगे, जनरली कहीं भी आपको यही पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि इन्हीं आधारों पर आलोचना की जाती है और आलोचना महत्वपूर्ण भी हो जाता है, तो इसलिए ये आंसर एक तरह से महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ठीक है, पहला है व्यापक सीमाएं। हमने अनुच्छेद पढ़े थे और जिसमें हमें लगा था कि उसके आगे के खंड में सीमाएं लगाई गई हैं उस पर, जैसे हम उदाहरण के लिए अनुच्छेद 25 देखा था, उसमें हमने देखा था कि सबको अंतःकरण की, धर्म को अबाध रूप से मानने की, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता होगी। लेकिन फिर आगे हमने क्या देखा था कि राज्य उनमें क्या लगा सकता है, लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य, ऐसे कुछ आधार हैं, उनके आधार पर उन पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। जैसे कोरोना टाइम में, अभी बेस्ट एग्जांपल है करंट का, कि कोरोना टाइम में कोई भी ताजिया जो मुसलमानों के रहते हैं, मुस्लिम समुदाय के रहते हैं, ताजिया निकालने के लिए, जैन समुदाय के विमान निकालने के लिए, हमारे यहाँ झांकी वगैरह लगाने के लिए अभी रोक लगा दी गई है। हालांकि हमें धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता तो है, लेकिन क्या है कि अभी स्वास्थ्य कारण है, इसलिए प्रशासन उस पर कुछ प्रतिबंध लगा रहा है। ठीक है, तो हमने वैसे प्री के हिसाब से और ना ही मेंस में 3 नंबर के हिसाब से लिखने के लिए वो इंपॉर्टेंट थे कि उनके खंड में आपको बताती, लेकिन मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको इस तरह का यदि आंसर आता है तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आए। तो व्यापक सीमाएं हैं भाई, मूल अधिकारों की कई बार कई अपवाद भी होते हैं। जैसे अनुच्छेद 31C में क्या किया गया है कि मौलिक अधिकारों के ऊपर वरीयता दे दी है नीति निदेशक तत्वों को। ठीक है, कई व्याख्या भी करनी पड़ती है कई बार सुप्रीम कोर्ट को, जैसे अनुच्छेद 21 की है ना। तो ये कई अपवाद, कई व्याख्याओं के विषय हैं, है ना। इनमें कई सीमाएं लगाई गई हैं, मतलब एक तरफ तो राज्य हमको देता है और अगले ही उसमें उसे छीनने की व्यवस्था कर देता है कि यदि ऐसा हुआ तो राज्य इन पर प्रतिबंध लगा देगा। तो इसलिए व्यापक सीमाएं हैं, एक इस आधार पर आलोचना करते हैं आलोचक। दूसरा क्या है, दूसरी किस आधार पर आलोचना की जाती है कि कोई सामाजिक आर्थिक अधिकार नहीं है। सामाजिक आर्थिक अधिकार क्यों नहीं है भाई, हमें जो अधिकार मिले हैं वो ज्यादातर राजनीतिक अधिकार है। राज्य हमसे कोई भेदभाव नहीं कर सकता, हमें राज्य के अधीन क्या क्या अधिकार मिले हैं, ये सब हमारे अधिकार ज्यादातर कैसे हैं, राजनीतिक अधिकार हैं। हमें कोई भी सामाजिक या आर्थिक अधिकार नहीं दिया गया है, जैसे विश्राम करने का अधिकार, रोजगार पाने का अधिकार, काम का अधिकार, आराम करने का अधिकार, ये ऐसे अधिकार सामाजिक आर्थिक अधिकार हमें नहीं दिए गए हैं। जबकि कई समाजवादी संविधान जो है, जैसे रूस है, चीन है, वहां पे ये अधिकार मिले हैं लोगों को, है ना। तो समाजवादी का हमने उदाहरण क्यों लिया भाई, हमारा देश समाजवादी भी है ना, हमने प्रस्तावना में पढ़ा था, सबने पढ़ी होगी प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को, हमने प्रस्तावना में पढ़ा था, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, है ना, पढ़ा था ना। तो हमारा देश कैसा है, समाजवादी भी है ना। तो कई समाजवादी संविधानों में ये अधिकार दिए गए हैं, जबकि हमारे संविधान में ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। कई शब्दों और अभिव्यक्तियों में अस्पष्टता है। देखो, कोई भी कानून आपने पढ़ा होगा, स्पेशली जो 2020 से पहले की जिसने प्री दी होगी उनको तो अच्छे से पता होगा, क्योंकि उन्होंने तीनों एक्ट पढ़े होंगे, सिविल राइट भी पढ़ा होगा, मानव अधिकार भी पढ़ा होगा और SC ST भी पढ़ा होगा। तो उसमें क्या करते थे, धारा 2 में सबको कि भाई लोक सेवक कह रहे हैं, किसी को लोक सेवक कह रहे हैं, तो
उसका अर्थ स्पष्ट कर दिया था कि हम लोक सेवक किसको कह रहे हैं। यदि हम मानव अधिकार न्यायालय की बात कर रहे हैं तो हमने बता दिया था कि धारा इतने में जो मानव अधिकार न्यायालय है उसी का अर्थ यहाँ पे मानव अधिकार न्याय इस अधिनियम में मानव अधिकार न्यायालय से लगाया जाएगा। यदि अनुसूचित जाति जनजाति है तो कह दिया था कि जो संविधान की 342 और 341 में जो सूची है उसमें हम जो अनुसूचित जाति जनजाति हैं उनका अर्थ हम अनुसूचित जाति जनजाति से लगाएंगे। तो इस तरह से क्या करते हैं, कानूनों में जनरली परिभाषित कर देते हैं बहुत सारे शब्दों को कि इसका अर्थ कहां से लिया जा रहा है या क्या है। लेकिन संविधान में ऐसा ज्यादातर नहीं किया गया है। हालांकि पीछे थोड़ा बहुत डिस्क्राइब किया गया है कुछ चीजों को, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनको परिभाषित नहीं किया गया है। जैसे सदाचार क्या होगा, लोक व्यवस्था क्या होगी। भाई हमने देखा था ना कि राज्य हमारे किसी भी अधिकार पर प्रतिबंध लगा रहा था कि लोक व्यवस्था को देखते हुए, सदाचार को देखते हुए। तो यदि हमें स्पष्ट पता होता कि ये चीज लोक व्यवस्था को भंग कर रही है, मतलब मान लो संविधान में स्पष्ट लोक व्यवस्था परिभाषित होती, जैसे लोक व्यवस्था है ना, तो कई संविधान में लोक व्यवस्था परिभाषित ही नहीं है, तो हमको क्या पता भाई कि लोक व्यवस्था का क्या मतलब है ना। हमें क्या पता कि हम जो काम कर रहे हैं उससे लोक व्यवस्था भंग हो रही है कि नहीं हो रही है। यदि संविधान में स्पष्टता वो वर्णित होती तो हम ऐसा काम नहीं करते, या कोई भी नहीं करता। जानबूझ के करने वाले करते, जो नहीं करना चाहते वो तो नहीं करते ना, तो इसलिए वो संविधान का उल्लंघन ही नहीं करते। सदाचार किस किस परिस्थिति में किसको सदाचार माना जाएगा, तो ऐसे कई भारी भरकम शब्द हैं जो संविधान में इस्तेमाल किए गए हैं लेकिन उनको परिभाषित नहीं किया गया है। इसलिए आलोचक कहते हैं कि इसमें शब्दों और अभिव्यक्तियां जो भी हैं इसमें कई बार अस्पष्टता है। आलोचक तो ये भी कहते हैं कि ये जो प्रावधान है या संविधान जो है वो वकीलों द्वारा वकीलों के लिए बनाया गया है, क्योंकि वकीली हमें स्पष्ट कराते भाई हम आप तो चलो पढ़ रहे हैं तो हम बहुत सारी चीजें समझ लेते हैं, लेकिन आम आदमी को तो उनका मतलब ही नहीं पता है ना। तो वो तो बेचारा न्यायालय ही जाएगा, वकील के पास ही जाएगा कि भाई मैंने किसी चीज को भंग किया तो क्यों किया है, इसका क्या मतलब था। ठीक है, तो इसलिए क्या कहा था कि आलोचक क्या कहते हैं कि हमारा संविधान वकीलों द्वारा वकीलों के लिए बनाया गया है। ठीक है, इसमें लैंग्वेज उतनी टफ यूज करी गई है इसलिए। अगला है स्थायित्व का अभाव। स्थायित्व का अभाव कैसे है कि भाई संसद इनको संशोधित कर सकती है, कभी भी इनको समाप्त कर सकती है। जैसे संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया, संसद क्या कर सकती है, इन्हें संशोधित कर सकती है विशेष बहुमत के तहत। तो यानी इनमें स्थायित्व नहीं है, यानी ये स्थायी नहीं है। ऐसा नहीं है कि संविधान में एक बार बन गए तो हमें उसी तरह प्राप्त होंगे। ठीक है, आपातकाल में स्थगन हमने देख ही लिया था कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ के बाकी सारे अनुच्छेद या बाकी सारे जो मूल अधिकार हैं वो आपातकाल में स्थगित हो जाते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 19 की 6 स्वतंत्रताएं स्वतः हो जाती हैं और बाकी राष्ट्रपति आदेश द्वारा कर देते हैं। अगला है निवारक निरोध का उपबंध। निवारक निरोध का उपबंध, भाई कोई भी हमें आप अधिकार दे रहे हो वो आप हमसे छीनने की भी व्यवस्था कर रहे हो। आलोचक कहते हैं कि निवारक निरोध का उपबंध किसी संविधान में नहीं होता। आलोचक क्या कह रहे हैं कि भाई हमसे ज्यादा अधिकार हमारा संविधान राज्य को दे रहा है। भाई कोई अधिकार हमें दिया, उसके ऊपर भाई निवारण बना दिया, उसका किस तरह से राज्य उनको छीन सकता है। ठीक है, तो निवारक निरोध का उपबंध भी है। इस आधार पे भी आलोचक आलोचना करते हैं। कोई प्रतिमान दर्शन नहीं है, मतलब कोई भी दार्शनिक सिद्धांतों पे आधारित नहीं है कि मतलब कोई भी बुद्ध के या जैन धर्म के ऐसे जो सिद्धांत होते थे ना, जैसे जैन धर्म के पंच महाव्रत थे। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं, तो वो फिक्स थे कि अहिंसा मतलब क्या था, सत्य मतलब क्या था। तो यहाँ पे ऐसा कोई दार्शनिक सिद्धांतों के आधार पे हमारे मूल अधिकार नहीं बने हैं। इसलिए आलोचक क्या करते हैं, इनकी आलोचना करते हैं और ये कहते हैं कि इन्हें सुप्रीम कोर्ट को जो है इस कारण से मतलब कोई दार्शनिक सिद्धांतों पर आधारित नहीं है, इस कारण से क्या होता है, इनकी व्याख्या करने में कठिनाई होती है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट सब कर सकता है, पर फिर भी एक आलोचना लोग करते हैं तो हमने बता दी। महंगा उपचार, तो इसके लिए आलोचक कहते हैं कि हमारे
हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जाके इन्हें लागू कराने की व्यवस्था तो कर दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा कौन? जाएगा बाकी इतने लंबे लंबे केस चलते हैं, वकील करेगा बेचारा, जाएगा सुप्रीम कोर्ट तक तो उसे कितना खर्चा उठाना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि सिर्फ धनाढ्य लोगों के लिए है। कई लोगों को तो पता ही नहीं होता कि उनके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, और यदि पता भी होता है तो प्रक्रिया इतनी जटिल होती है कि वो वहां जाने से पहले सोचता है कि चलो भाई हो रहा है तो होने दो, है ना। तो वो चीज है। तो महंगा उपचार इस आधार पे भी क्या करते हैं, वो आलोचना करते हैं। तो ये हमारी आलोचनाएं हो गई इस पॉइंट में के अंदर। आपको इसका पूरा डिस्क्रिप्शन आप मुझे टारगेट एमपीपीएससी विद प्रिया लिखकर, टॉपिक का नाम लिखकर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना। मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर छोड़ दूंगी, तो आप मुझे व्हाट्सएप करना। मैं वहां पे इसके लिखित नोट्स जो पॉइंट के अंदर क्या लिखना है वो मैं आपको दे दूंगी। तो आपका 200 शब्द के हिसाब से आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके बनने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लिख लीजिए, और इनके आधार पर, इन्हीं के आधार पर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी व्हाट्सएप से। ठीक है, लेकिन आप मुझे टारगेट एमपीपीएससी विद प्रिया लिख के टॉपिक का नाम लिखना, तो मुझे पता चलेगा कि आपको कौन से टॉपिक के नोट्स चाहिए। ठीक है, हाय हेलो में टाइम वेस्ट मत करा करिए, अपना भी और मेरा भी नहीं। बस आप चैनल का नाम लिखना और टॉपिक का नाम लिखना, आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, ओके, आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। मूल अधिकारों में हमारे लास्ट क्वेश्चन थे कि किस तरह से बन सकते हैं। अब मूल अधिकार में सिर्फ हमारा एक क्वेश्चन और बचा है, जिसे हमें नीति निर्देशक तत्वों के साथ उनकी तुलना करनी है, अंतर बताना है। तो वो जब हम नीति निर्देशक तत्व पढ़ लेंगे, जो कि हम जल्दी ही स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक, तो उसको जब पढ़ लेंगे तब इसके बाद ये क्वेश्चन हम तैयार करेंगे। तो हमारे मूल अधिकार में जितने भी जिस तरह से भी क्वेश्चन बन सकते थे, हमने सारे बहुत अच्छे से कवर किए हैं। आप भी सब अच्छे से पढ़ना। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें 3 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकते हैं, 50 नंबर के भी और 200 शब्द के भी। ठीक है, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि अगली वीडियो जब भी आए वो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।